कहीं और होगा। हाँ मतलब, हाँ मैंने अभी बताया नहीं, आपका ध्यान कहीं और होगा। कहां था पहले ध्यान, आप कबूलिए तो मैं बताऊंगा। अभी मैंने कहा कि इस्लाम में अगर आप अपने आप को अल्लाह कह देते हैं तो आप विधर्मी होंगे, उसमें मृत्यु दंड तक, फतवा तक जारी हो जाए। तो उसमें हमने अभी अभी आपको बताया है, 5 मिनट पहले बताया है। आपका ध्यान पहले कहां था ये बताइए। आप क्लास में उपस्थित होते हैं ना, तो वहां पर उसमें रिफ्लेक्ट करता है। आप अल्लाह की परछाई अपने आप को कह सकते हैं, आप अपने को अल्लाह का मतलब दायां हाथ कह सकते हैं, आप अपने आप को अल्लाह का छाया कह सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को अल्लाह नहीं कह सकते। और हिंदुत्व में कह देते हैं मैं वरुण हूं, इंद्र हूं, कुबेर हूं, क्योंकि देवता भी बहुत हैं। तो अपने ढंग से लोग कर देते हैं। यहां पर तुम देखते हो कि अगरबत्ती के प्रचार में भी देवता को ला देते हैं। इस्लाम में लाके देखिए क्या होता है। तो यहां पर तो बात ही दूसरी है। यहां पर देव, कई बार तो पता भी नहीं चलता है कि देवता देवता है कि नहीं, क्योंकि ऐसी ऐसी कहानियां उनके बारे में छपी रहती है कि लगता है कि पता नहीं देवता है कि नहीं। कभी कभी तो लगता है कि इससे तो थोड़ा अच्छा हम ही हैं। तो यहां पर हिंदू तो एक हिंदुइज्म एक टर्म ही, चीज दूसरी है। यहां पर तो एक तरह से समझो तो कोई एक यूनिफॉर्म सिस्टम ही नहीं है। लेकिन इस्लाम में तो यूनिफॉर्म सिस्टम है। मतलब धर्म के मैंने बेसिक आइडिया में, उसमें भी विभेद तो हो ही गया, डाइवर्सिफिकेशन तो उसमें भी बहुत ज्यादा हो गया। इतने सारे स्कूल हुए, सब अपने अपने ढंग से इंटरप्रेट कर रहे हैं। लेकिन जो बेसिक है, कुरान को कोई नहीं अस्वीकार कर सकता हूं। यहां पर है कि भागवत गीता का, अब यहां ग्रंथ ऐसा नहीं, वेद को भी अस्वीकार कर सकते हैं और अस्वीकार करता ही है। तो यहां पर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये एक ग्रंथ पर आधारित नहीं है, मूर्ति पूजा है। तो हाँ, हो गया। इट इज पॉइंट क्लियर। अब नीचे ब्रेक दीजिए, तो फास्ट होइए, बहुत काम है। हाँ लिखिए। हाँ 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 लिखिए। हाँ हाँ राज्य का स्वरूप। हाँ हाँ लिखिए। हाँ राज्य का स्वरूप, राज्य का स्वरूप दैत्य का लिखिए। लिखिए। हाँ हाँ केंद्रीयकृत, हाँ केंद्रीकरण, हाँ केंद्रीकृत बनाम विकेंद्रीकृत राज्य व्यवस्था, केंद्रीकृत बनाम विकेंद्रीकृत राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था। व्यवस्था। हाँ 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 मुगल राज्य के मूल्यांकन के संबंध में, मुगल राज्य के मूल्यांकन के संदर्भ में, मुगल राज्य के मूल्यांकन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। मुगल राज्य के मूल्यांकन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। मुगल राज्य के मूल्यांकन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, मुद्दा रहा है। हाँ देखिए। हाँ हाँ देखिए। हाँ हाँ लिखिए। हाँ एक विदेशी विद्वान, एक विदेशी विद्वान, विद्वान कार्ल विथफोगल, कार्ल विथफोगल, कार्ल विथफोगल, हाँ, हाँ, कार्ल विथफोगल, विथफोगल ने, हाँ, विथफोगल ने, हाँ तो मुगल, हाँ 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 मुगल शासक को प्राच्य निरंकुश था। मुगल, कार्ल विथफोगल, विथफोगल ने, हाँ विथफोगल ने, हाँ तो मुगल, हाँ 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 मुगल शासक को प्राच्य निरंकुश था। मुगल शासक को प्राच्य निरंकुश था, प्राच्य निरंकुश था, निरंकुश था, प्राच्य निरंकुश था से जोड़ने का प्रयास किया है,
प्रश्न निरंकुशता से जोड़ने का प्रयास किया है, प्रश्न निरंकुशता से जोड़ने का प्रयास किया है, जोड़ने का प्रयास किया है। देखो एक्चुअली ये जो ओरिएंटल डिस्पोटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले जेम्स मिल ने जब प्राचीन भारत के इतिहास लेखन का अध्ययन किया था तो जेम्स मिल ने पहली बार प्राचीन ओरिएंटल डिस्पोटिज्म की अवधारणा दी थी और माना था कि भारत में हमेशा निरंकुश शासक शासन करते रहे और डंडे के बल पर शासन किया जाता रहा। तो जेम्स मिल चूंकि एक ब्रिटिश विद्वान था तो उसके पीछे मोटिव यह देखा गया कि कहीं ना कहीं जेम्स मिल का प्रयास यह सिद्ध करना था कि ब्रिटिश ने भारत में निरंकुश शासन व्यवस्था की स्थापना नहीं की है, बल्कि सच्चाई यह है कि निरंकुश शासन व्यवस्था भारत में पहले से ही एक प्रकार से लागू रहा है। हम तो कुछ भी नहीं है, आप तो हमेशा डंडे के बल पर ही शासित होते हैं, मतलब प्यार की भाषा आप समझते कहाँ हैं, आप निरंकुश शासक रहे और डंडे के बल पर शासन किया। तो पहली बात जो प्राच्य निरंकुशता की अवधारणा उन्होंने जो ली वो कहीं ना कहीं ईरान के मॉडल से ली। आपने अखविनी साम्राज्य का तो नाम सुना होगा, डेरियस वगैरह का तो नाम सुना होगा। तो डेरियस वगैरह ने जो व्यवस्था कायम की थी वो काफी केंद्रीकृत व्यवस्था थी, समझ रहे हो। तो वो मतलब काफी क्या होगा, केंद्रीकृत थी। तो अब क्या हुआ कि ब्रिटिश ने बेसिकली उसी मॉडल को देखा ईरान में और फिर एक तरह से निर्धारित कर दिया कि ईरान से पूर्व जितने भी राज्य हैं वो सब प्राच्य निरंकुशता से ग्रस्त हैं। उसी क्रम में भारत के संदर्भ इसमें आगे मार्क्स ने इसी को आधार बनाकर एशियाई उत्पादन प्रणाली की अवधारणा दी, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। और एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन याद है? नहीं याद है? एनसीईआरटी में थे कि नहीं? हिस्टोग्राफी में नहीं? किसी को याद है? हाँ, आगे फिर चर्चा होगी, एंशिएंट में चर्चा होगी इसकी। तो उसमें जो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की अवधारणा दी उसमें उसने यही प्राच्य निरंकुशता का सिद्धांत दिया कि ऊपर यहाँ पर शासक है जो नौकरशाही के बल पर और सिंचाई व्यवस्था पर नियंत्रण के बल पर उत्पादन अधिशेष पर नियंत्रण रखते हैं। इसको कहा जाता है द थियरी ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म। तो ये जो प्राच्य निरंकुशता की अवधारणा है वो तो पहले से चली आ रही थी। अब जब मुगल राज्य के अध्ययन में बहुत विवाद है, एक तरफ कुछ विद्वान हैं जिसको केंद्रीकृत मानते हैं, कुछ स्ट्रेसा वगैरह है वो विवाद में भी नहीं पढ़ना चाहते, उन्होंने तो इसको खंडित राज्य तक बता दिया है। एक एसपी ब्लैक हैं, उन्होंने एक नया मॉडल के संदर्भ में अपनाया है जिसको कहते हैं पितृसत्तावादी नौकरशाही साम्राज्य मॉडल। पितृसत्तावादी नौकरशाही साम्राज्य मॉडल मैक्स वेबर का है बेसिकली। पितृसत्तावादी नौकरशाही साम्राज्य मॉडल का मतलब होता है कि नौकरशाही दो प्रकार के होते हैं। एक तरह की नौकरशाही होती है जिसको तुम कहोगे प्रोफेशनल नौकरशाही। प्रोफेशनल नौकरशाही की खासियत ये होती है व्यावसायिक नौकरशाही की कि उनकी नियुक्ति का, उनकी पदोन्नति का, उनको मुअत्तल किए जाने का, इन सब के निश्चित नियम बने रहते हैं और वह एक तरह से गैर व्यक्तिपरक होता है। मतलब एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत नियुक्ति होगी, डिसमिसल होगा, उसमें पर्सनल एलिमेंट्स के लिए जगह नहीं होती है। तो ऐसी जो नौकरशाही होती है, ऐसी नौकरशाही सेंट्रलाइजेशन का अवयव बनता है। जैसे सेंटर में चाहे पता चले कि मोदी साहब रहें या कोई और रहें, लेकिन जो आईएएस ऑफिसर है वो अपने पद पर बना रहेगा और जो काम कर रहा है वो करता रहेगा, उसको ऊपर के सत्ता परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी। और जो दूसरा मैंने बताया जिसको कि पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेटिक एम्पायर मॉडल जो मैक्स वेबर ने दिया, जिसको एसपी ब्लैक ने अपनाया, उसका कहना है कि भाई जब आप अपने ही भाई बिरादर को नौकरशाही में शामिल कर लेते हैं और अपने हाउस होल्ड का एक्सटेंशन होता है, अपने घरेलू पद्धति का ही विस्तार होता है, अपने रक्त संबंध के लोगों को महत्वपूर्ण पद दे दिया और वह आपकी कृपा पर बना है और आपकी कृपा पर अपने पद में और उसकी व्यक्तिगत वफादारी आपके साथ है, तो इसको कहता था मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक मतलब पितृसत्तावादी नौकरशाही साम्राज्य मॉडल। उसको उसने पितृसत्तावादी नौकरशाही साम्राज्य मॉडल का नाम दिया कि देखो ये इस तरह का मॉडल है, इस मॉडल में केंद्रीयकरण तो नहीं होता है, क्योंकि आप इस तरह की जो वफादारी पर आधारित नौकरशाही होती है उसकी एक खामियां होती है कि जब तक आपको सफलता मिलती रहेगी, जब उसको नए नए कंसेशन मिलते रहेंगे तो खुश रहेंगे, और जिस समय उनको कंसेशन मिलना कम होगा और आर्थिक अवसर कम होंगे तो वही नौकरशाही आपके अगेंस्ट में विरोध में खड़ा हो जाता है या फिर आपके प्रशासन में अनड्यू हस्तक्षेप करने लगता है, उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप करने लगता है, उत्तराधिकार के मामले में नौकरशाही भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसी नौकरशाही में केंद्रीयकरण का तत्व कमजोर रहता है। इस तरह की चीजें। तो अच्छा, इधर जो अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी है, जैसे प्रोफेसर नूर हसन थे वहां, इवन इरफान हबीबी कर सकते हो। उसके बाद आई एच कुरैशी तो उसके नहीं है, आई एच कुरैशी तो मुस्लिम पक्षधर विद्वान है, वो भी हैं उसमें।
और सतीश चंद्र हैं, तो ये सब विद्वान इसको मानते थे कि मुगल जो प्रशासन है वो केंद्रीकृत राज्य का उदाहरण है। लेकिन खैर उन लोगों का भी एक लिमिटेशन से केंद्रीकृत राज्य वो भी बताते हैं। लेकिन ये जो कार्ल वित्फोगल है, ये फ्रेंच, ये बहुत ज्यादा बताता है, उतना अलीगढ़ वाले भी नहीं बताते। कहते हैं कि अरे ये तो प्राचीन निरंकुशता का उदाहरण है, मुगल शासक जैसा भी चाहते थे वैसा करते थे। उसकी तुलना उसने फ्रांस के लुई 14वां से करते हुए कहा कि मुगल शासक की फ्रांस के लुई 14वां की तरह दावा करते थे, मैं ही राज्य हूं, आई एम द स्टेट। लुई 14वां की तरह वो भी दावा करते थे कि मैं ही राज्य हूं, आई एम द स्टेट। तो इतना बड़ा ये इनके बारे में दे डाला है। दूसरी तरफ जो कुछ अन्य विद्वान है वो भी उसको केंद्रीकृत मानते हैं, इसमें मैंने सतीश चंद्र वगैरह की नाम बताई। लेकिन तब है कि इतना बड़ा साम्राज्य था, उस समय यातायात और संचार व्यवस्था विकसित नहीं था, उनकी गुप्तचरी भी बहुत ज्यादा विकसित नहीं थी, फिर उनको परंपरा और रीति रिवाजों का करना पड़ता था। हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक थे, बहुसंख्यक प्रजा को साथ लेकर चलना पड़ता था, और कह सकते हो गैर मुस्लिम या हिंदू कुलीन वर्ग को भी नौकरशाही में जगह देने के लिए नीति अपनानी पड़ती थी। तो इतनी सारी बाध्यताओं को रहते हुए कोई भी प्रशासन कैसे केंद्रीकृत हो सकता है? तो अगर हम गौर से देखें तो मुगल केंद्रीकरण पर सीमा, व्यावहारिक सीमा बंधी हुई थी। लेकिन तब हम एक दूसरा एस्पेक्ट आपको कराएंगे कि भले ही मुगल प्रशासन या मुगल राज्य के केंद्रीयकरण पर सीमा तो थी, लेकिन राज्य का प्रयास केंद्रीयकरण को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना था। और उसके लिए राज्य ने कौन कौन सी विधि अपनाई थी वो हम बता देंगे आपको, और तब हम प्रशासन पर चले आएंगे। केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, मनसबदारी जागीरदारी पद्धति, और फिर भू राजस्व प्रशासन, मदद मास को कैसे यूज वो करते थे। इन सब पद्धतियों से आपको पता चल जाएगा कि मुगल राज्य के द्वारा किस प्रकार से प्रयास किया जाता था। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? पहले एज ए होल लेकर फिर पार्ट पर आपको दिखाते चले जाएंगे, वो क्लास में ही याद होता चला जाएगा। बशर्ते एक बुकलेट में मेरा कुछ प्रशासन वगैरह पढ़ के आ रहे हो क्या? केंद्रीय प्रशासन पर कुछ तुम्हारी पूरी ऊर्जा केवल विभाग का नाम याद करने में चली गई होगी क्या? याद हुआ कि नहीं? मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये इकोनॉमी और पॉलिटी कैसे याद होगा, मुझे वहां भी ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप यहां पर नहीं ये काम ठीक से नहीं करोगे तो वहां वो भी काम ठीक से, वहां पर भी आपकी गाड़ी रिजर्व में ही जा रही होगी क्या? तो यहां पर इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक दिमाग की क्षमता को बढ़ाओ। जितना चीजों को पहले तुमको ये पता तो चलना चाहिए, तुम कोई मनोहर पोथी पढ़ने के लिए नहीं आए हो। तुम ऐसा नहीं है कि तुम यूपीएससी की तैयारी करने, इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम की तैयारी करने आए हो तो अपनी सुविधा से भाई यहाँ पढ़ लिए हमको याद नहीं है, इस सब तरह का बचकाना बातें मत करो। विभाग का जितना नाम है साइड बनाओ, पॉइंट मैं अभी कर रहा हूँ, पीछे से ही फॉलो करो। जितनी बातें मैं कॉपी पर डालता हूँ उसको तुम याद करो। लेकिन अब सवाल है कि उतना डिटेल्स में फिर यहाँ पर मैं लिखवाऊंगा तब तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा और जरूरत भी नहीं है, ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया। यहाँ पर मैं तुमको प्रिसाइजली इतना याद रखवाऊंगा कि जिसमें आपको याद रखना है, और वहां पर डिटेल्स में आपको बुकलेट को देखते रहना। इसलिए आप लोगों के पास एक दिन की भी छुट्टी नहीं। अगर यहाँ इंस्टीट्यूट में छुट्टी है तो घर पर आपका काम चलता रहना चाहिए। अब देखो इसी छुट्टी में कई लोग ये एरिया से ज्यादा मुगल में क्वेश्चन पूछेंगे, इकोनॉमी वाला सब उलझा हुआ है मनसब, जैसे आज मनसबदारी जागीरदारी में जो नहीं उस समझ नहीं पाएगा, फिर दूसरा उसको कोई समझा भी नहीं पाएगा। वो गया उसका एक अंग, वो अपने कह रहा है घर पर जाएगा, पिताजी से पैसे लेके कोचिंग में दाखिला लिया है, घर पर भी आश्वासन दिया है, वो कहेगा कि हाँ मैंने हिस्ट्री कर लिया, वो किया नहीं, क्वेश्चन वोश्चन कर नहीं पाएगा। फिर क्लास में एब्सेंट रहने का, चाहे तुमको कोई भी पर्व त्योहार छूट रहा हो, घर पर चाहे जितना भी बड़ा काम छूट रहा हो, अपने गार्जियन को कन्विंस करो। जितने लोग क्लास में मौजूद रहोगे उतना ही मेरे पोटेंशियल कैंडिडेट है, बाकी फीस दो, कोर्स कंप्लीट करो और जाओ, क्योंकि नहीं होगा। फिर आज तो मैं क्वेश्चन दोनों पेपर डिस्कस करूंगा ना, तुम देखोगे कैसे तुरंत दौड़ के उधर जाना पड़ेगा, तुरंत दौड़, जिसको समझा हुआ नहीं वो कर ही नहीं पाएगा। रेंज होता है ना क्वेश्चन का, वही तुम जीएस में देखो। क्वेश्चन कोई बुक के आधार पर तुम थोड़ा सॉल्व करोगे, समझ के आधार पर सॉल्व करोगे, और समझ तुम्हारा डेवलप होना चाहिए। और समझ डेवलप होने के लिए तुम्हें सिस्टमेटिक पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं कुछ नहीं जानता हूं, जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करो, अपने गार्जियन को कन्विंस करो कि ये करना पड़ेगा हमें, और नहीं तो फिर मन ही मन मान लो कि नहीं होना है तो जाओ। तो ये बात यहां पर, तब यहां तक जो मैंने बताई यहां तक तो समझ गए हो। अब कार्ल वित्फोगल वाला लाइन बताओ, क्या है लाइन?
जोड़ने का प्रयास किया। लिखिए। हाँ हाँ, उसने उसने मुगल शासक की तुलना फ्रांस के सम्राट लुई 14वां, लिख लोगे नाम, फ्रांस के सम्राट लुई 14वां, लुई 14वां से करते हुए, फ्रांस के सम्राट लुई 14वां से करते हुए यह घोषणा की, फ्रांस के सम्राट लुई 14वां से करते हुए यह घोषणा की और फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दे दो, कि मैं ही राज्य हूं, विथफोगल के अनुसार कि चाहे मुगल शासक, इस तथ्य को खुले रूप में घोषित नहीं किया, परंतु उनका व्यावहारिक नजरिया वही था। पैराग्राफ चेंज करिए, लिखिए। दूसरी तरफ कुछ भारतीय विद्वान आई एच कुरैशी, प्रोफेसर नूरुल हसन, सतीश चंद्र आदि विद्वानों ने भी मुगल साम्राज्य को केंद्रीकृत साम्राज्य का नाम देने का प्रयास किया है। उनके विचार में कि मुगल शासकों ने केंद्रीय प्रांतीय स्थानीय प्रशासन तथा भू राजस्व प्रशासन का एक निश्चित मॉडल विकसित किया। तथा अधिकारियों के पद एवं दायित्व को भी निश्चित किए। इसलिए केंद्रीयकरण को प्रोत्साहन, इसलिए केंद्रीयकरण को बल मिला।
बल मिला, हाँ, हाँ लिखिएगा, हाँ बल मिला, हाँ, पैराग्राफ चेंज करके करिए, हाँ हाँ। परंतु अगर हम सूक्ष्म परीक्षण करते हैं, परंतु अगर हम सूक्ष्म परीक्षण करते हैं तो पाते हैं, परंतु अगर हम सूक्ष्म परीक्षण करते हैं तो पाते हैं, सूक्ष्म परीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि केंद्रीयकरण के मार्ग में, केंद्रीयकरण के मार्ग में कुछ निश्चित बाधाएं बनी हुई थीं, कुछ निश्चित बाधाएं बनी हुई थीं, और इन बाधाओं को देखते हुए, इन बाधाओं को देखते हुए हम मुगलों के अधीन राज्य को, हम मुगलों के अधीन राज्य को एक केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था के मॉडल के रूप में नहीं देख सकते। हम मुगलों के अधीन राज्य को एक केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था के मॉडल के रूप में नहीं देख सकते। मुगलों के अधीन राज्य को एक केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था के मॉडल के रूप में नहीं देख सकते, मॉडल के रूप में नहीं देख सकते, देख सकते। ये सीमाएं निम्नलिखित थीं, ये सीमाएं निम्नलिखित थीं, निम्नलिखित थीं। अब डैश दीजिए, डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखिएगा, पॉइंट फर्स्ट, हाँ, कि मुगल बादशाह पर मुगल बादशाह पर रीति रिवाज एवं परंपरा का दबाव था। मुगल बादशाह पर रीति रिवाज एवं परंपरा का दबाव था, दबाव था, तथा बहुसंख्यक हिंदू प्रजा, बहुसंख्यक हिंदू प्रजा की प्रजा का सहयोग प्राप्त करने के लिए, सहयोग प्राप्त करने के लिए, करने के लिए उन्हें निश्चित नीति बनानी पड़ती, उन्हें निश्चित नीति बनानी पड़ती, निश्चित नीति बनानी पड़ती। पॉइंट नंबर 2, देखिएगा, हाँ देखिए, हाँ देखिए, मुगल साम्राज्य का आकार, मुगल साम्राज्य का आकार, मुगल साम्राज्य का आकार बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, जबकि उस काल में, जबकि उस काल में उचित यातायात व्यवस्था का अभाव था, उस काल में उचित यातायात व्यवस्था का अभाव था, अभाव था, अभाव था। साथ ही संचार व्यवस्था, संचार व्यवस्था, यातायात संचार का अंतर समझते हो ना, संचार व्यवस्था भी अविकसित थी, संचार व्यवस्था भी अविकसित थी, संचार व्यवस्था भी अविकसित थी, हाँ अविकसित थी, हाँ। पॉइंट नंबर 3, हाँ, मुगलों ने एक गुप्तचर व्यवस्था कायम की हुई थी, मुगलों ने एक गुप्तचर व्यवस्था कायम की हुई थी, कायम की हुई थी, परंतु वह भी बहुत विकसित नहीं थी, परंतु वह भी बहुत विकसित नहीं थी।
विकसित नहीं थी। अब नीचे ब्रेक दीजिए। ये हो गया, मैं समझा चुका हूं आपको, कुछ लिमिटेशंस तो मानना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट वन, ब्रेक देकर हेडिंग दीजिए। हाँ, लिखिएगा